नमस्कार। आज का अपना विषय बिंदु है क्रिया। क्रिया शब्द अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता रखते हैं। किसी भी भाषा को सीखने, लिखना हो चाहे पढ़ना हो, क्रिया शब्दों का अपना एक महत्व है। किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में जब अपन कोई वाक्य निर्माण करने जा रहे हैं, कोई वाक्य बोलने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो बिना क्रिया के वाक्य को पूर्ण करना असंभव है। इसलिए क्रिया का किसी भी भाषा के सीखने, लिखने, पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए बात करते हैं क्रिया की। क्रिया का अर्थ है करना। किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम ही क्रिया है। जैसे कोई काम आप करने जा रहे हैं, जैसे खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, दौड़ना, भागना, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये जो सारे काम करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे खाना खा रहा है तो खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है खाना। पानी पीने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है पीना, पी रहा है। दौड़ने की जो प्रक्रिया है, जो दौड़ने का काम है उसका नाम है दौड़ना। तो किसी भी काम को करने की जो प्रक्रिया है, तो ऐसे शब्द जिनसे उस कार्य के होने की जानकारी अपन को मिलती है वही क्रिया शब्द है। तो आइए जानते हैं क्रिया की परिभाषा को बहुत ही संक्षिप्त में। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आइए अब बात करते हैं क्रिया के भेदों की। क्रिया के भेद हम इस चार्ट के माध्यम से क्रिया के भेदों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्रिया को मूल रूप से 3 आधारों पर हम बांटते हैं: क्रम के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। उन तीनों आधारों पर क्रिया के अलग अलग भेद हैं। क्रम के आधार पर 2 भेद हैं: सकर्मक और अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया के और 2 भेद हैं: एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद आते हैं अपन संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इसके बाद आधार आता है अपना काल के आधार पर। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया को इन 3 भेदों में बांटा गया है। तो आइए चलते हैं, अब एक एक करके हम क्रिया के प्रत्येक भेद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर जो 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, उनके बारे में अपन बात करेंगे। कर्म के आधार पर यानी क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह किसको प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। तो इसकी परिभाषा होगी: जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण अपन लेते हैं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो प्रश्न आएगा कि राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म। तो पढ़ने का जो क्रिया है, पढ़ना जो क्रिया है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। पुस्तक को पढ़ रहा है तो पुस्तक कर्म है, कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। श्याम ने राम को एक पेन उपहार में दिया। तो श्याम ने किसको दिया? राम को। तो यहाँ राम भी कर्म हो गया और क्या दिया? पेन, कलम। तो कलम भी कर्म हो गया। तो इस वाक्य में 2 कर्म हैं। तो देना, उपहार देना, जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, 2 कर्म इसके हो गए। तो इस प्रकार जिस क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है तो वह जो क्रिया है सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके भी फिर 2 भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अपन ने यहाँ 2 उदाहरण समझे, एक में एक कर्म था और दूसरे में 2 कर्म थे। तो आइए दोनों प्रकारों
की परिभाषाओं को अपन समझ लेते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं एक और, रमेश पत्र लिख रहा है। तो रमेश क्या लिख रहा है? पत्र। तो इसमें पत्र कर्म हो गया, एक ही, लिखना क्रिया हो गई। तो लिखना जो क्रिया है उसका प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, पत्र लिख रहा है, तो यहाँ एक कर्मक क्रिया। दूसरी परिभाषा अपन करेंगे द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण अपन लेते हैं, विनोद ने अशोक को एक पुस्तक दी। तो क्रिया है इसमें देना, दी। तो किसको दी? अशोक को। और क्या दी? पुस्तक। तो इसमें दो कर्म हो गए, अशोक और पुस्तक। तो यह भी एक द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मुझे लगता है आपको दोनों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रकार अकर्मक क्रिया के बारे में। परिभाषा, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें अपन दो उदाहरण लेते हैं। राम दौड़ता है, राम हंस रहा है। तो पहले जो प्रश्न अपन ने, जिनके माध्यम से पहले वाक्यों में, पहले प्रकार में अपन ने उत्तर ढूंढे थे, क्या और किसको। जैसे अपन ने उदाहरण लिया था, रमेश पत्र लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है? पत्र। तो लिखना जो क्रिया थी उसका कर्म था पत्र। यहाँ राम दौड़ता है, तो क्या जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ नहीं मिलता। राम क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं है, राम दौड़ता है बस। राम हंस रहा है, तो क्या, राम क्या हंस रहा है? हंसना जो क्रिया है उसके साथ क्या उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें जो क्रियाएं हैं दौड़ना और हंसना, उनके साथ क्या और किसको, दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, अर्थात इनके साथ कोई कर्म जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। आइए अब बात करते हैं संरचना के आधार पर। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया एवं कृदंत क्रिया। अब एक एक करके इन भेदों के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहला भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इसमें आना मुख्य क्रिया है और स्वागत करना सहायक क्रिया है, इसलिए मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग होने से इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे राम ने मेहमानों को अंदर बुलाकर बिठाया और चाय पिलाकर उनका स्वागत किया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं, और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है तब वह शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ, ये संज्ञा है। हथिया जब ये धातु के रूप में प्रयुक्त होती है तो नाम धातु हो गया, और उसके पीछे प्रत्यय लगा ना, हथिया ना, तो किसी चीज़ को कब्जा लेना, प्राप्त कर लेना, छीन लेना, क्रिया हथियाना, ये क्रिया हो गई। सूखा विशेषण है, जब ये धातु के रूप में प्रयुक्त हो गई तो सूखा धातु और उसके प्रत्यय पीछे लगा ना, तो सुखाना, ये क्रिया हो गई। ऐसे ही अपना, ये सर्वनाम है, और जब ये धातु के रूप में प्रयुक्त होगा तो अपना और उसके पीछे ना प्रत्यय लगने से अपनाना, किसी चीज़ को अपना लेना, अपनाना, ये क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से ये हथियाना, सुखाना और अपनाना नाम धातु क्रियाएं हो गई। अगला प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ पर बनवाया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे दूसरा जो प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया।
जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेलकर एवं पढ़कर, खेल प्लस कर, पढ़ प्लस कर, तो खेलकर एवं पढ़कर दोनों पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। आइए जानते हैं अगले प्रकार के बारे में। कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, चल से चलना, चलता और चलकर। जैसे लिख, तो लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, तो ये सभी ये कृदंत क्रियाएं हैं। आइए चलते हैं अगले आधार पर, काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया तथा भविष्यकालिक क्रिया। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के ये तीन भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने मकान खरीद लिया, वह कोटा चला गया, उसने गाड़ी बेच दी, उसने मकान बेच दिया। ये सभी वाक्य जो हैं इनमें भूतकालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है वह वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब जब वाक्य बोला जा रहा है तब काम जारी है, तो वर्तमान समय में जो काम हो रहा है उसका बोध हो रहा है, इसलिए यह वर्तमान। पढ़ रहा है तो वर्तमानकालिक क्रिया का उदाहरण। बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, ये सभी। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे रश्मि अगले महीने भोपाल जाएगी, तो आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, इसलिए यह भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।